संसद के आगामी मानसून सत्र को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं जोरों पर हैं। कांग्रेस पार्टी की संसदीय दल की बैठक हुई है। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि अगर केंद्र की सरकार फिर से परसीमन से जुड़े बिलों को लाने की कोशिश करती है तो उनकी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। विपक्षी खेमे में काफी हलचल देखी जा रही है। इसे लेकर एनडीए भी अपनी ताकत जुटाने की कोशिश कर रहा है। सियासी गलियारों के जानकारों की माने तो एनडीए के पास पर्याप्त संख्या हो भी सकती है, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। टीएमसी टूट चुकी है, उसके 20 सांसदों का एक अलग गुट नई पार्टी में जा चुका है। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना भी टूट चुकी है, उसके 6 सांसद शिंदे गुट वाली शिवसेना में जा चुके हैं, यानी एनडीए में आ चुके हैं। इसके अलावा एनसीपी के भी एनडीए में आने की चर्चा है। एनसीपी कौन सी? शरद पवार वाली, जिसके पास कई सारे लोकसभा के सांसद हैं। तो ऐसे में एनडीए ताकत जुटा रहा है, 2/3 बहुमत जुटा रहा है। इसका मतलब है मॉनसून सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है। तो क्या सच में परसीमन वाले बिल को लाया जाएगा, पास कराया जाएगा और संसद में जो सीटों की संख्या है उसे बढ़ाया जाएगा, महिला आरक्षण कानून को बनाया जाएगा? इन सब तमाम मसलों पर आज हम तर्कश में बात करने वाले हैं। हमारे साथ इस बातचीत में 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं रुद्र प्रताप सिंह जी, जो परसीमन विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा सर्वेश पाठक जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले रुद्र प्रताप सिंह जी के पास चलेंगे। रुद्र जी, आपके पास ये जो हलचल चल रही है, बातें चल रही हैं, इसके बारे में क्या जानकारी है? क्या सरकार इस मामले को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान एक बार लाया गया था बिल, लेकिन पास नहीं हो पाया था। पहली बार ऐसा हुआ था 12 साल में, जब मोदी सरकार कोई बिल लोकसभा में वो पास नहीं करवा पाई हो। देखिए वैभव जी, सबको यही लग रहा है और एक जो सच्चाई है कि परसीमन के बिल को सरकार दोबारा लेकर के आएगी और उसको पास कराने की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो पिछले सत्र में जब भी बिल गिरा था तो उसको लेकर के जितनी गंभीरता या जिस तरह के आपने स्टेटमेंट देखे हैं वो देखने के लिए नहीं मिलते। और जो आपने देखे होंगे कि जो आंकड़ों का खेल है कि जैसे बहुत सारे टीएमसी के लोग आए या शिवसेना उद्धव गुट के आए हैं, ये बहुत सारे ऐसे दलों की बात चल रही है कि जो वॉकआउट कर सकते हैं इस वोटिंग के दौरान। तो वोटिंग के दौरान अगर वॉकआउट करते हैं तो उसका भी फायदा हो सकता है। लेकिन उससे अलग मेरा सवाल ये है कि ये बिल इतना जरूरी क्यों हो जाता है सरकार के लिए? क्योंकि आज के डेट में अगर आप वैसे अगर देखेंगे तो जैसे ही अप्रैल में बिल गिरा था वैसे परिसीमन की व्यवस्था लागू हो चुकी है। जो पुरानी परिसीमन की व्यवस्था है वो व्यवस्था लागू हो चुकी है। जैसे ही आपके जनगणना के आंकड़े आएंगे उसके हिसाब से परिसीमन होगा। तो सरकार क्यों चाहती है कि आखिर इस बिल में इतना बड़ा फेरबदल करने की वो कोशिश में क्यों है और इस फेरबदल से वो क्या साबित करना चाहती है? तो सवाल इस बिल को पास करने का नहीं है, ये बिल क्या है इस बात को जानने का। और वो जो पिछला भी बिल आया था, आज भी अगर आप बात करेंगे तो आज भी इस देश के अधिकांश लोगों को ये नहीं पता है कि जो पिछला बिल आया था वो क्यों आया था, भाई उसमें क्या अमेंडमेंट करने की बात करी थी। आपने देखा होगा कि अमित शाह जी जब बोल रहे थे तो अंत में उनको ये बोलना पड़ा कि अगर आप मुझे 1 घंटे का टाइम दीजिए तो मैं इस बिल में इंक्वायर कर दूंगा कि 50% सीट कंपलसरी बढ़ेगी। तो उसके पहले उस बिल में 50% का भी प्रोविजन नहीं था। और जो मेरी समझ कहती है कि आप 50% सीटें परसीमन के माध्यम से नहीं बढ़ा सकते हैं, ये किसी भी तरह से गैर संवैधानिक हो जाएगा। कारण क्या है कि परसीमन की शर्त ही जो है वो जनसंख्या की होती है। तो आपको आंकड़े जनसंख्या पर ही लाने पड़ेंगे कि आप इतने लाख पे 1 सांसद कर रहे हैं और इतने लाख पे 1 विधायक कर रहे हैं। आप ऐसे नहीं बना सकते कि हम 50% बढ़ा रहे हैं, 40% बढ़ा रहे हैं या 30% बढ़ा रहे हैं। तो ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर सरकार किस जिद में है कि इस बिल को पास कराना चाह रही है, जब ये बिल अपने आप से मान लीजिए चलिए बिल की जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप से लागू है और जैसे ही मार्च में आप जनगणना के आंकड़े लाएंगे उसके साथ परसीमन लागू हो जाएगा। तो आंकड़ों के खेल के माध्यम से अगर ये ऐसे एक बिल को आप पास कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लंबे समय के लिए देश के लिए घातक हो, तो मुझे लग रहा है कि उचित नहीं है। और अगर कुछ इतनी अच्छी चीज है तो 2 महीने में 3 महीने पहले बिल अगर गिरा था और उसको फिर से पास कराना है तो उस बिल पे चर्चा होनी चाहिए थी, पूरे व्यापक तरीके से चर्चा होती, लोगों को उसको फायदे नुकसान बताए जाते, उसके बाद वो बिल लाया जाना चाहिए था। तो मुझे लग रहा है कि सरकार जो आंकड़ों पे है, आंकड़ों के खेल में तो हो सकता है सरकार पास हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये परसीमन को लेकर के सरकार जो ये बिल लाना चाह रही, लोगों के मन में जो आशंका पैदा कर रही है,
ये एक सबसे बड़ा सवाल है, उसको उसको दूर करना चाहिए। बिल्कुल, सर्वेश पाठक जी के पास चलते हैं। पाठक जी, जरूरी संख्या अगर मौजूदा लोकसभा को देखें तो 360 362 सांसदों की जरूरत पड़ेगी, 2/3 अगर बहुमत चाहिए तो। एनडीए को अप्रैल में जब वोटिंग हुई थी, जब बिल गिर गया था, 298 वोट मिले थे। उसके बाद बीजेपी बंगाल जीत जाती है, टीएमसी में फूट पड़ती है, टीएमसी के 20 सांसद इधर आ गए हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे के 6 सांसद आ गए हैं, एनसीपी शरद पवार भी अगर आ जाती है तब भी जरूरी संख्या नहीं पहुंच पाएगी। आपके हिसाब से अगर सच में सरकार इसे लेकर गंभीर है तो अभी और कहां टूट होगी, किन दलों का और साथ मिल सकता है? वैभव भाई को नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए वैभव भाई, अगर सरकार वापस लेके आ रही है इस मानसून सेशन में, जैसा कि आशंका है हम सभी को, तो वो ऐसे लेके तो नहीं आ रही होगी। उसने पूरा गुना भाग जोड़ घटाव कर लिया गया होगा, क्योंकि इस सरकार को मुंह की खानी पड़ी थी पहली बार। तो 298 और हमें कम से कम 64 और इनको चाहिए। अगर उद्धव के 6 मिला लीजिए, उधर से 20 आ गए, 26 हो गए, फिर भी कम से कम 40 और चाहिए इनको। ऐसी आशंका लगाई जा रही है कि समाजवादी पार्टी में भी कुछ हो सकता है। समाजवादी पार्टी के तो कुल 37 ही है। तो यहां पे आशंका तो बहुत कुछ है। या तो समाजवादी पार्टी वॉकआउट कर दे, जैसा कि बहुत मामलों में करती आई है, और नहीं तो फिर उसमें भी टूट हो, और टूट हो तो फिर 2/3 टूट होगी तभी मान्यता होगी, नहीं तो वो उधर भी लफड़ा हो जाएगा। तो सरकार कहीं ना कहीं कोई ना कोई तिक्रम, तो अगर मोदी सरकार ये बिल लेके आ रही है तो इस बार पूरी तैयारी में आएगी। क्योंकि हर बार आप ये नहीं कह सकते कि विपक्ष ने इस बिल को गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जब आपके पास पर्याप्त संख्या बल है नहीं। और देखिए, आई थिंक कि नवंबर के आसपास इनको राज्यसभा में पर्याप्त संख्या बल हो जाएगा, अगर एनडीए की बात करें तो अगर विंटर सेशन में अगर इस बिल को लेके आते तो फिर उस समय एक होता कि चलिए राज्यसभा से ये पहले पास करवाएंगे, पारित करवा के फिर लोकसभा लेके आएंगे। लेकिन जो सुगबुगाहट है कि नहीं, यहीं पे और इसी मॉनसून सेशन में होगा, तो कुछ ना कुछ इस बार तो चाणक्य अपना वहां पे जोड़ घटाव गुना भाग किए होंगे। और रही बात कि विपक्ष को इससे क्यों ऐतराज हो रहा है, अगर परसिमन बिल आ रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमित शाह जी ने बोला था साउथ के राज्यों को सबसे बड़ी समस्या इसी बात की है कि जिस अनुपात में भारत के उत्तरी राज्य और दूसरे उसमें जनसंख्या की वृद्धि हुई है, उस अनुपात में साउथ के जो 5 राज्य हैं उसमें नहीं हुई है। और उनको इस बात का डर सता रहा है कि अगर जनसंख्या के आधार पर आ रहा है तो उनको उनकी जो सीट का कोटा है वो उचित तरीके से नहीं बढ़ेगा, जिस तरीके से देश के दूसरे राज्यों में कोटा बढ़ेगा, लोकसभा का हो चाहे दूसरे विधानसभा का हो। इस चीज को किस तरीके से दूर किया जाएगा? सरकार अभी कोई भी अपने पत्ते नहीं खोली। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी ने पत्र भी लिखा है और ये मांग की है कि अगर आप ऐसे बिल लेके आ रहे हैं तो आप ऑल पार्टी मीटिंग में इसकी चर्चा करें, जिससे कि हम लोगों को पर्याप्त समय मिलेगा। और एक खानापूर्ति कहिए कि हर बार सेशन से पहले ऑल पार्टी मीटिंग तो होती ही है, विपक्ष के लोग हामी भरते हैं कि नहीं हम तो सेशन को चलने देंगे, अबाध गति से कोई वो नहीं करेंगे। लेकिन देखिएगा कि इस सेशन में सबसे पहले वही मुद्दा उठेगा, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे का मुद्दा उठ जाएगा, राम मंदिर चंदा चोरी का मामला भी उठने जा रहा है। लेकिन उसी में वैभव भाई तिरुपति बालाजी के मंदिर से सोना चोरी का मुद्दा कोई नहीं उठाएगा।
क्यों? क्योंकि वहां पे लेफ्ट की सरकार थी या उसने चोरी किया था। उसी में वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति में चोरी हो रही है उसका मुद्दा कोई नहीं उठाएगा। यूपी में जो बहराइच में दरगाह है उसमें चंदा चोरी हुआ, उसका मुद्दा नहीं उठाया जाएगा। तो ये सेलेक्टिव नैरेटिव विपक्ष भी करती है, तो सरकार भी इनको डोल ड्रम में रखती है कि सडनली बिल लेके आती है। मुझे यहां पे फिर से वही बात आ रही है कि इनके पास पर्याप्त संख्या बल अभी नहीं है लोकसभा में। चाहे टीएमसी के 20 आ जाएं, 6 उधर से आ गया उद्धव से, बाकी के आप कम से कम 40 नहीं तो कम से कम कितना 37-38 आप कहां से लेके आ रहे हो? कांग्रेस तो टूटेगी नहीं, टूटनी भी चाहिए तो 2/3 टूटेगी तभी आपकी बात बनेगी। बिल्कुल, उसको लेके कुछ और आंकड़े दिए जा रहे हैं। सर्वेश पाठक जी रुद्र प्रताप सिंह जी के पास चलेंगे, उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि जब अप्रैल में वोटिंग हुई थी तो एनडीए के खेमे में 298 वोट मिले थे। अगर उतना एनडीए का मान लें तो टीएमसी के 20 सांसद जो बागी सांसद हैं इनकी संख्या 22 भी हो सकती है, ऐसा भी लोगों को कहना है। 6 शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो सांसद हैं वो शिंदे गुट में आ चुके हैं। 8 एनसीपी शरद पवार के भी सांसद हैं। चर्चा है कि महाराष्ट्र में काफी चर्चा है कि सुप्रिया सुले केंद्र की राजनीति करेंगी, उनको मंत्री बनाया सकता है। शरद पवार अब काफी ज्यादा गंभीर हैं एनडीए में आने को लेकर, क्योंकि वो अपनी बेटी और अपनी पार्टी का भविष्य सुरक्षित चाहते हैं। इसके अलावा डीएमके को लेकर भी तमाम तरह की बातें हो रही हैं। डीएमके वो पार्टी है, पिछली बार बिल आया था तो सबसे ज्यादा पुरजोर तरीके से अगर किसी ने विरोध किया था तो डीएमके नहीं किया था, लेकिन अब चर्चा है कि डीएमके के हाथ से तमिलनाडु की सत्ता जा चुकी है। डीएमके इस बात पर राजी हो गई है कि अगर 50% वाला वो नंबर बता दिया जाए कि सभी राज्यों में इतना ही बढ़ेगा, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं होगा, तो डीएमके भी तैयार हो सकती है समर्थन देने के लिए। ये सब भी साथ आ जाएं, एक बात ही है, एक तरह से कह लें कि काल्पनिक सवाल ही होगा, काल्पनिक चर्चा ही होगी, तब भी 10 से 20 वोटों की संख्या कम हो सकती है और उसके बाद यह देखा जाएगा कि क्या सदन से कोई पार्टी गैर मौजूद भी रह सकती है, तभी जाकर काम बन पाएगा एनडीए का। रुद्र प्रताप सिंह जी के पास चलते हैं। रुद्र जी, अभी जो रुकावट लग रही थी वो दक्षिण भारतीय राज्यों की अपनी चिंताएं हैं, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि जितना उत्तर भारत के राज्यों में हुई है पिछले कई दशकों में, उतना दक्षिण भारत में नहीं हुई है। उन लोगों ने लगाम लगाई हुई है। उनको इस बात का डर है कि लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व जो है वो कम हो जाएगा, उत्तर भारतीयों का दबदबा बढ़ जाएगा, और ये वहां की राजनीति में भी दिखने लगा है। पिछले दिनों आंध्र प्रदेश में बकायदा मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि तीसरे और चौथे बच्चे को जन्म देने वाले परिवारों को इनाम भी दिया जाएगा, कुछ पैसे की धनराशि भी दी जाएगी। इसके अलावा आपके हिसाब से और क्या रोड़ा हो सकता है इस बिल को लेकर? देखिए वैभव जी, इसमें कोई रोड़ा नहीं है। इसमें विपक्ष केवल विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है और सत्ता पक्ष उसको पास कराने के जिद में है। नहीं तो परिसीमन बिल पे तो चर्चा ही नहीं हो रही है। हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं कि सरकार आंकड़े कैसे जुटा रही है। अगर सरकार के पास आंकड़े हों तो क्या सरकार कोई भी बिल पास कर देगी। परिसीमन जो ये बिल है, इस बिल को समझने की जरूरत है ना कि कौन सा बिल है। जब इस देश में अभी वर्तमान में, जैसे ही पिछले सत्र में जो अगर हम परिसीमन को समझते हैं तो परिसीमन की व्यवस्था हर जनगणना के आंकड़ों के साथ लागू होना कंपलसरी है। 1972 तक कंटिन्यूअस आपकी जो है परिसीमन की व्यवस्था लागू हुई। 76 में इस पर रोक लगाई गई, 76 से 2001 तक, 2001 के बाद 2026 तक। तो 2026 के अप्रैल में इसकी रोक की सीमा खत्म होती है और उसी के साथ देश में परिसीमन की व्यवस्था लागू हो जाती है। तो उसके लिए एक नया बिल लाने की जरूरत पड़ क्यों रही है? सरकार को ये समझाने की जरूरत है। बिल के आंकड़े तो आते रहेंगे। और दक्षिण और उत्तर की जो लड़ाई की बात कर रही है, कौन लड़ रहा है? भाई पिछले 50 सालों से परिसीमन इस देश में नहीं हुआ। जो लोग ये बताना चाह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ गई है, अनुपात बढ़ गया है, उन लोगों को ये जानकारी नहीं थी क्या कि इस देश में परिसीमन पर 50 साल से रोक लगी है। और आज अगर वो रोक को हटाने की बात हो रही जो ऑलरेडी हट चुकी है, तो आप उसमें अमेंडमेंट क्यों करना चाहते हैं? आप ऐसा बदलाव क्यों चाहते हैं कि जो परिसीमन की व्यवस्था को तार तार कर दे रहा है? भाई आप बताइए ना कि जब परिसीमन की व्यवस्था ये कहती है कि भाई जैसे ही जनगणना के आंकड़े आएंगे परिसीमन होंगे, उस हिसाब से व्यवस्था बनेगी, तो सरकार को इसमें जिद किस बात की लगी हुई है? 27 में परिसीमन आयोग अपने आप बन जाएगा। आप आज जुलाई में बैठे हैं और मार्च में जैसे जनगणना के आंकड़े आएंगे परिसीमन आयोग बन जाएगा। एक नया बिल लगा करके आप 50%, मैंने क्या कहा, गैर संवैधानिक है। जैसे ही आप सीटों की संख्या परसेंटेज में करते हैं या संख्या में करते हैं,
वो तुरंत गैर संवैधानिक हो जाता है, क्योंकि आर्टिकल 82 में क्लियर शब्द में लिखा है कि परिसीमन का सिर्फ आधार जनसंख्या है, जनसंख्या के सिवा उसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि एक वोट एक मूल्य का सिद्धांत लोकतंत्र का सिद्धांत है। अब ऐसा थोड़ी होगा कि जैसे बहुत लोग कहते हैं कि उत्तर दक्षिण के राज्य ज्यादा टैक्स दे रहे हैं तो अनिल अंबानी को दे दीजिए 5 लाख वोटिंग का राइट, ऐसा नहीं हो सकता है ना, क्योंकि वोटिंग का राइट का सिद्धांत अलग है, बाकी चीजों का सिद्धांत अलग है। आप उस सिद्धांत को छेड़ रहे हैं जो आपके लोकतंत्र का सिद्धांत है। भाई आज एक बात बताइए, किसी भी व्यक्ति को आज एक, अगर हम नोएडा के सांसद की बात कर रहे हैं तो नोएडा के सांसद 45 लाख पे हैं, और ऐसे बहुत सारे लोकसभा सीट हैं जहां 15-16 लाख पे हैं, तो क्या संसद में उनके वोटों की संख्या बढ़ा दी जाती है क्या? सबकी वोटिंग की वैल्यू सेम हो रही है ना, कि भाई उनकी वोट भी एक है, उनके भी वोट सेम है। तो इसी सिद्धांत पे जो परिसीमन के सिद्धांत है उसको छेड़छाड़ करने की व्यवस्था क्यों लाई जा रही है? और अगर लाई जा रही तो लोगों को बताना चाहिए ना। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पिछला बिल जो आया था, जो बिल नहीं गिरा, आप नहीं बता पाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे कि उस बिल में था क्या। जो चर्चा हो रही थी ना, सैद्धांतिक बात हो रही थी कि भाई सीटें नहीं बढ़ी, तो ये सिद्धांत थोड़ी है, ये तो नेसेसरी है। भाई परिसीमन पर 50 साल से रोक लगी है, उसके बाद आपके ऐसी संख्या दिख रही है, आप 850 कैसे कह सकते हैं? भाई जब तक परिसीमन आयोग नहीं बन रहा है, सरकार कौन होती है कहने वाली कि सीटें 850 होंगी, 840 होंगी, 830 होंगी, क्योंकि ये जिम्मेदारी परिसीमन आयोग की है। और मैं एग्जाम्पल के तहत आपको बता रहा हूं कि अगर चुनाव आयोग के सिवा इस देश में चुनाव की घोषणा कोई और आदमी कर सकता है, और अगर चुनाव आयोग के सिवा किसी प्रधानमंत्री कार्यालय अगर ये कह दे कि चुनाव इस दिन को होने हैं, तो उसको आप क्या मानेंगे? ऐसा हो सकता है? संभव है? नहीं है ना, क्योंकि उस चुनाव की घोषणा, चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। उसी तरह से कितनी सीटें होंगी लोकसभा में, कितनी सीटें होंगी विधानसभा में, इसकी जिम्मेदारी परिसीमन आयोग की है। ये तय करने की जिम्मेदारी सरकार को नहीं दी गई है, क्योंकि अगर सरकार का मतलब क्या होता है? सत्ताधारी पक्ष, विपक्ष और पक्ष मिलाकर के देश की सरकार बनती है ना। तो अगर सत्ताधारी पक्ष अपने ही हिसाब से सारा कुछ करने लगेगा, तब तो देश का लोकतंत्र ही नहीं बचता है। इसीलिए तो संसद बनाए गए हैं। संवैधानिक संशोधन के लिए जो अभी बाधा आ रही है, 2/3 मेजोरिटी की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जिसकी सरकार रहेगी वो तो हमेशा बहुमत में होगा ना, तभी तो सरकार चला रहा है। तब तो देश के संविधान को किसी तरह से बदल सकता है। इसीलिए 2/3 दिया गया है कि 2/3 आपको जुटाने में मशक्कत करनी पड़ेगी, लोगों को मनाना पड़ेगा, सारे लोगों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ रहा है। अगर आज एक बात बताइए, 400 का नारा जो विपक्ष बार बार उठा रहा था कि भाई 400 सीटें आ जाएंगी तब तो संविधान बदल दिया जाएगा, तो अब तो आपको चरितार्थ होते दिख जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास अपनी 400 सीटें होती तो ये बिल पिछले सत्र में पास हो गया होता। तो पिछले सत्र में पास होने का मतलब ये है कि सरकार उस बिल में ये लाना चाह रही है कि परिसीमन आगे होगा या नहीं होगा, सरकार तय करेगी। इसके कोई जो कंपलसरी अभी सिचुएशन है वो खत्म कर दी जाएगी। आप सरकार तय करना अगर शुरू कर देगी कि लोकसभा की कितनी सीटें होंगी, कितनी नहीं होंगी, तो जिसकी जो सरकार होगी अपने हिसाब से तय करने लगेंगी, तो आयोग की कोई वजूद ही खत्म हो गया। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि भाई विपक्ष क्यों कह रहा है, अभी भी आशंका जताई जा रही है कि जो असम है या जम्मू कश्मीर में जो परिसीमन कराया गया आप अपने हिसाब से कर लेंगे, कि भाई आप किसी क्षेत्र को अपने हिसाब से कर लेंगे, जिसमें वोटर को इधर काट देंगे उधर काट देंगे। तो इस आशंका को शांत करने की जिम्मेदारी किसकी? अगर 2 महीने 3 महीने पहले बिल गिरा था, दक्षिण की आशंका थी या उत्तर की आशंका थी, तो उसको लेके एक कमेटी बनाई जानी चाहिए थी ना, जो कमेटी डिस्कस करती। आज भी बताइए कि पूरा देश आज भी ब्लैक है कि ये बिल है क्या। पिछली बार इसको परिसीमन बिल नहीं कहा गया था, महिला आरक्षण बिल कहा गया था। पूरे देश में ये बात कही गई थी कि महिलाओं के अधिकार को छीनने का विपक्ष प्रयास कर रहा है। अब इसका महिला आरक्षण से क्या संबंध हो गया? भाई जब ये पूरा बिल परिसीमन का बिल है और परिसीमन के लागू हुए बिना आप सीटों को बदल नहीं सकते हैं। भाई महिला आरक्षण क्यों नहीं लागू हो रहा है? क्योंकि परिसीमन ही तय करेगा कि कौन सी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी, कौन सी सीटें नहीं होंगी, वो चाहे संख्या 850 हो या 1000 हो या 500 है। तो अगर उस आयोग की आवश्यकता इतनी है तो उस आयोग को तो आप बनने दीजिए, उसमें आप फेरबदल करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? तो ये आशंका को शांत करने की जिम्मेदारी सरकार को है। सरकार इससे पूरी तरह भाग रही है। आपको बताना पड़ेगा। आपके हिसाब से रुद्र जी, जल्दबाजी दिखा रही है सरकार, आनन फानन में चीजें, पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, संख्या जुटाई जा रही है, क्या मकसद क्या है, चाहती क्या है बीजेपी और एनडीए ये सब करके? देखिए सरकार इस समय 2-3 पॉइंट पे मजबूर है। पहला पॉइंट ये है कि उसको 29 के चुनाव से पहले
महिला आरक्षण बिल लागू कर पाए, क्योंकि जब वो 23 में पास कर रहे थे तो 24 तो मान लीजिए आप चुनाव किसी तरह से करा के निकल गए और उसका रिजल्ट भी आपको मिला कि आप उस बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए जिसको पहुंचना चाहिए था। जिस वजह से हो रहा हो वो अलग विषय है। अब जब आप 29 के चुनाव में जाएंगे और 29 के चुनाव में अगर आप महिला आरक्षण नहीं लागू करा पाएंगे तो ये विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा हथियार होगा सरकार के खिलाफ, क्योंकि आप देखेंगे तो बीजेपी के पास अगर देखा जाए तो महिलाओं का वोट विपक्ष के मुकाबले ज्यादा है, महिलाएं बिल्कुल। ज्यादा वोट करती है बीजेपी को। तो ये एक दायित्व बीजेपी के कंधों पर आ गया है कि 29 से पहले आपको महिला आरक्षण देना है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो इस बार के जनगणना हो रहे हैं तो उस जनगणना में आपको जातिगत जनगणना भी करनी है। जातिगत जनगणना के आंकड़ों को जारी करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार नहीं है, और अगर इस परिसीमन में फेरबदल नहीं किया जाता है और परिसीमन बदलाव के साथ नहीं लागू किया जाता है तो परिसीमन के लिए आपको आयोग बनाना पड़ेगा मार्च 27 में। तब आपको जल्दी से जनगणना के आंकड़े आपको जारी करने पड़ेंगे 27 तक, क्योंकि तभी आपको आयोग बनाना है। और उसके बाद आपको जातिगत जनगणना के भी आंकड़े जारी करने पड़ेंगे, क्योंकि अब जितना आप डिले करेंगे जनगणना के आंकड़े उतना परिसीमन डिले होता जाएगा। तो अब आप दोनों चीजों में मजबूर हैं, क्योंकि अगर ये बिल इस सत्र में पास हो जाता है तो परिसीमन आयोग अभी बनेगा, वो नए जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार नहीं बनेगा। आज अगर मान लीजिए कि हमारे पास 6 महीने के अंदर, अगर हम जुलाई की बात कर रहे हैं, मार्च में आंकड़े आ जाते हैं, तो मार्च में अगर आंकड़े आने से हमारे देश में 20 करोड़ लोगों की संख्या बढ़ेगी पिछले बार के मुकाबले, क्योंकि 11 की जो गणना थी उसमें 121 करोड़ है, अभी अनुमान है कि 145 से 150 के बीच जाएगी। तो अगर उनका प्रतिनिधित्व भी जुड़ रहा है नए परिसीमन में तो उनके प्रतिनिधित्व को हम क्यों काटना चाह रहे हैं? 6 महीना और इंतजार कर लेते हैं। नए परिसीमन की जो व्यवस्था है, जो नए आंकड़े आएंगे उसके आधार पर परिसीमन हो जाए। भाई 50 साल से देश ने इंतजार किया, 6 महीने और इंतजार कर लेगा। तो सरकार यहाँ इन मुद्दों पर 2-3 ऐसे मुद्दों हैं जिसपे सरकार अपने आप को जिद में लेकर के काम कर रही है। जिद में उसको इस मुद्दे पर काम नहीं करना चाहिए। यहाँ बात विपक्ष और पक्ष का नहीं है। मैंने क्या कहा कि जिस दिन इस पर चर्चा हो जाएगी, सरकार या कोई भी सत्ता में बैठा आदमी ये नहीं बता पाएगा कि आपने परिसीमन पे 50 साल से रोक क्यों लगाई। जब देश में 1450 सांसद हो सकते हैं तो 543 सांसद क्यों? आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा ना भाई, जनप्रतिनिधियों की संख्या कम क्यों है? और जो संवैधानिक व्यवस्था है हम लेकिन रुद्र जी, आगे के कुछ सवाल और हैं हमारे, जैसे सांसदों की संख्या जब बढ़ेगी तब भी बहुत सारी समस्याएं भी उससे आने वाली हैं। सर्वेश पाठक जी के पास चलते हैं। मुझे याद है पाठक जी, पिछली बार अप्रैल में जब आया था ये बिल, तब पी चिदम्बरम जो हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व गृह मंत्री हैं भारत के, उनका कहना था कि अगर आप सांसदों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, नई संसद बन गई है, बैठने की व्यवस्था तो है, लेकिन बोलने का वक्त बहुत कम मिलेगा। एक सांसद का काम क्या होता है? अपने क्षेत्र की समस्याओं को संसद में उठाना, अपनी बात रखना। इतनी बड़ी संख्या में, जैसे कि अभी रुद्र प्रताप जी बता रहे 1450, या सरकार के लोग कहते हैं 850 हो जाएगा, तो एक सांसद को अपनी बात रखने का, मुद्दे उठाने का संसद में इतना समय मिल पाएगा? वैभव मिश्रा, अगर सरकार और विपक्ष चाहे तो समय इतना पर्याप्त होता है, अगर आप हंगामे की भेंट ना चढ़ाओ। देखो, एक दिन के संसद चलाने में करोड़ों रुपया जनता का स्वाहा होता है, और आप देख लो इस सेशन, पिछले 2-4 सेशन से किस तरीके से हमारा संसद चला है। सरकार औने पौने तरीके से दूसरे बिल पास करवा रही है। ये विपक्षी पार्टी एक ही मुद्दे को, जिस मुद्दे का ना कोई सिर होता है ना कोई पैर होता है, उसको लेके केवल और केवल हमारे देश के संविधान को डिसरप्ट करते हैं, खास के कांग्रेस पार्टी, और एक भी सार्थक बहस में भाग नहीं लेते। ये जो कांग्रेस पार्टी की जो चिंता है, ये निरर्थक चिंता है। आप अगर डिस्कशन में भाग लेना चाहते हैं तो आप करके भी तो दिखाइए देश की जनता को। आप एक निरर्थक चीजों के लिए, सरकार के लिए, आप कितने मुद्दे पे सरकार को घेरे। आपने राफेल के मुद्दे पे संसद को डिसरप्ट किया, आपने पेगासस के मुद्दे पे डिसरप्ट किया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सब में आपकी मुंह की खानी पड़ी, फिर भी आपका वही राग अलापते हैं। और महिला आरक्षण बिल अगर डिलिमिटेशन के कारण पिछली बार लेके आया महिला आरक्षण की आड़ में, तो क्यों नहीं दूसरी पार्टी ने उसको पास होने दिया? अगर ये व्यवस्था है, अभी हमारे
दूसरे पैनलिस्ट बोल रहे थे कि 6 महीने के बाद स्वतः हो जाएगा, उससे पहले सरकार को इतनी जल्दी क्यों है? अगर मान लीजिए जल्दी ही है सरकार को, तो हर पार्टी को इसके लिए समय मिल जाएगा भाई। 2029 में अगर ये महिला इलेक्शन बिल लागू होता है तो हर पार्टी को इसकी तैयारी करने का मौका मिल जाएगा कि कहां पे कैसे क्या किया जाए। लेकिन मैं भी इस सरकार से थोड़ा ये होता हूं कि ठीक है, आप एक तरफ तो कहते हो कि 33% आरक्षण दे, लेकिन आपकी कथनी करनी में आपको फर्क भी नजर आता है। अगर ऐसा होता है तो जो करंट सिचुएशन है उसमें आप ये व्यवस्था भी नहीं लागू कर पाते हैं। आप वही पुरुष प्रधान समाज पे अपने आप को केंद्रित करके रखते हैं। करंट एग्जाम्पल बंगाल का देख लीजिए, आपने क्यों नहीं एक देश को मैसेज देने के लिए 33% महिलाओं को टिकट दिया, और अगर आप देते तो जीत के भी आती, और उसी के अनुपात में आप मंत्री भी बनाते, सरकार में प्रतिनिधित्व भी करते। तो ये केवल जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की नहीं है देश को चलाने के लिए। विपक्ष, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका अभी कांग्रेस निभाने में, या जितने भी इंडिया अलायंस तो अब है ही नहीं अगर देखा जाए तो। ममता बनर्जी पहले अपने आप को एकला चलोरे कहती थी, अब जब टूट गई है, खत्म हो गई है, तो अब उसको इंडिया अलायंस का आया है। उधर डीएमके अब अलग चलेगा सुर, क्योंकि उसने, कांग्रेस पार्टी ने उसको वहां धोखा दिया है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सरकार कुछ ना कुछ तो इस सेशन में जरूर आंकड़े पे जुगाड़ किया है, क्योंकि आपने भी अभी आंकड़े प्रस्तुत किए कि सुप्रिया सुले आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। मान लीजिए अखिलेश यादव की पार्टी वॉकआउट कर जाए, या उसके भी 2/3 सांसद टूट जाए, और जिस तरीके से टीएमसी में हुआ है उसी तरह हो, फिर भी वो पर्याप्त संख्या बल नहीं है। राज्यसभा में देखिए, राज्यसभा में 164 चाहिए, और इनके पास 153 है एनडीए का पूरा अगर मिला दिया जाए। मान लीजिए सर्वेश पाठक जी, मान लीजिए संख्या हो भी जाती है, लेकिन जैसा कि भी रुद्र प्रताप जी ने जो सवाल उठाए हैं, वो सवाल भी तो जरूरी हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर, उस डेटा के आधार पर आप क्यों करना चाहते हैं 2026 वाले जनगणना के आंकड़े आ जाएं, जैसा कि वो कह रहे हैं कि 6 महीने और रुक जाते हैं, उसके आधार पर आप कर लेते हैं। सवाल यहां पर सरकार की मंशा को लेकर है, सरकार की नीयत को लेकर है। जल्दबाजी क्यों? और इस परसीमन में महिला आरक्षण वाले मुद्दे को आप जोड़कर एक राजनीतिक रंग जो देने की कोशिश कर रही है सरकार, उसको लेकर भी काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। नहीं, देखिए वैभव, महिला आरक्षण के लिए बीजेपी के अलावा और कोई पार्टी इसके लिए, विपक्ष का कहना है मौजूदा संख्या में भी आप दे सकते थे। नहीं, मौजूदा संख्या में दे सकते थे तो आपने इसकी पहल की क्या? जब ये बिल पास भी हुआ 2023 में, तब पर भी तो आपने अरंगे डाले थे, तब पर भी तो आपकी नौटंकी खत्म नहीं हुई थी। अगर उस समय आप इस बिल को बड़े प्यार से पास करवाए होते और सरकार को उस समय कहते कि 2024 के इससे करिए, मौजूदा संख्या में आप दीजिए, लेकिन आपने तो वहां भी नहीं किया। तो हर चीज सरकार पे आप ब्लेम नहीं कर सकते, आपकी भी एक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आपको विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं देश के लिए। केवल और केवल जैसे ही सेशन कितने दिन चलता है, मिला जुला के आप देख लो 3 सेशन है, एक बजट के बाद की चर्चा को मिला के 4 सेशन हो जाते हैं अगर ऐसे काउंट किया जाए तो। और उसमें कितने दिन सार्थक बहस करती है ये विपक्ष? चलने तो आप संसद देते नहीं हो, विपक्ष कहते हैं मौजूदा में भी हो जाए। तो मौजूदा में जब महिला आरक्षण आया तो आप, वही डीएमके ने विरोध किया, वही ये क्या नाम है, समाजवादी पार्टी आरजेडी का तो अभी अब उतना वर्चस्व नहीं रहा, और ये कांग्रेस पार्टी, ये जो समाजवादी पार्टी के और लालू यादव की पार्टी, और ये सब क्या महिलाओं के लिए बातें लेके आते थे कि प्रकटी है, ये है, वो है। तो फिर जब आपकी नीयत जो थी वो परिलक्षित होती थी, पूरे देश की जनता को दिखता था कि विरोध करने वालों में आप ही सबसे आगे उसका झंडा उठा के बुलंद किए थे। तो सरकार को इस मुद्दे पे ये लगता है कि क्यों ना वो क्रेडिट ले और क्यों ना जल्दबाजी करे, क्योंकि इतने साल हो गए। आप एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिए, कांग्रेस के समय में भी बिल आया, लेकिन कांग्रेस के समय यूपीए की जो वर्तमान उनके जो ये थे घटक दल, उन्होंने ही विरोध कर दिया।
किया कि नहीं, लेकिन 2023 में इस सरकार ने पास करवा दिया, लेकिन फिर वही मामला आके परिसीमन पे अटक गया। और मैं तो मानता हूं कि बीजेपी की भी समस्या थी। बीजेपी की समस्या इसलिए थी कि उस समय थोड़ी अहंकार हो गया था, जब इनके 303 खुद के सांसद थे एनडीए के और मिला के, जब पूरी व्यवस्था बन रही थी तब ये इतने सारे बिल लाए नहीं। अब जब ये अल्पमत की सरकार है तब ये इसमें लेके आ रही है, चर्चा कर रही है। तो देश को इससे एक संदेश मिलता है कि ठीक है, सरकार इसके लिए एक वो तो दिखाई देती है, संवेदनशील तो दिखाई देती है। बाकी की पार्टियों में तो न तो पहले था न तो अब है, फिर वही हंगामे की भेंट चढ़ाएंगे। लेकिन सरकार को भी पता है कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, इसलिए वो कुछ अगर करेगी या तो राज्यसभा में वहां पे जो संख्या मात्र 11 एमपी की कमी है वो बीजेपी जनता दल हो, फिर वाईएसआर रेड्डी की पार्टी जो है उसकी हो, या और भी डीएमके का भी वहां पे प्रतिनिधित्व है। क्या पता डीएमके से अंदर खाने बात हो कि तुम वहां पे सपोर्ट करो। तो बिल्कुल सर्वेश पाठक जी, डीएमके पे सबसे बड़ा ये सवालिया निशान लगता है साउथ इंडिया की पार्टी में कि उसने महिला आरक्षण बिल को रोक दिया, उसके कारण नहीं पास हो पाया। पाठक जी, राजनीतिक सवालों पर हम बात कर चुके हैं काफी, थोड़ा कानूनी सवालों के जवाब भी डाल लेते हैं। रुद्र प्रताप जी के पास चलते हैं। रुद्र जी, मान लीजिए पास करवा ले जाती है सरकार, जैसे कि सर्वेश पाठक जी बता रहे हैं, एक बार बिल पास नहीं करवा पाई है सरकार, काफी फजीहत हुई थी। हालांकि पश्चिम बंगाल चुनाव वो जीत गए, महिलाओं का मुद्दा भी उठाया था कि देखो ममता की पार्टी ने भी महिला आरक्षण का विरोध किया था। लेकिन अब अगर सरकार लाएगी तो सरकार पूरा जांच परख के संख्या जुटा के तभी लेकर आएगी, कि अब अगर वो पास नहीं करवा पाई बिल लाकर भी, तब बहुत बड़ी फजीहत होने वाली है। मान लीजिए पास हो जाता है, विपक्ष के पास, खासकर कांग्रेस पार्टी के पास, तब कोई और मौका रह सकता है, कोई कानूनी अड़चन आ सकती है। देखिए सर्वेश जी, अगर ये 50% वाले फॉर्मूले के साथ जाते हैं तो ये कानूनी अड़चन आनी ही आनी है, क्योंकि ये किसी भी तरह से संवैधानिक नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैंने जो आपको बताया कि आर्टिकल 82 में स्पष्ट लिखा है कि परिसीमन की एक ही व्यवस्था है और वो है जनसंख्या के अनुसार। उसमें आप ये फेरबदल कर सकते हैं कि जैसे जो साउथ और नॉर्थ की बात हो रही है कि साउथ के सांसदों की संख्या आप कम जनसंख्या पर दे सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि अगर आपने साउथ के सांसदों की संख्या 10 लाख पे कर दी, आप नॉर्थ को 15 लाख पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप परसेंटेज में या इस तरह के आंकड़ों में उसको बढ़ाते हैं तो वो किसी तरह से संवैधानिक नहीं होगा, क्योंकि एक ही लाइन लिखी गई है परिसीमन की व्यवस्था में कि परिसीमन का आधार सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या है। क्योंकि वोटर क्या होता है, वोटर संख्या ही तो मानी जाती है ना, कि भाई आप एक वोटर आपको कम पड़ जाता है तो आप चुनाव नहीं लेकिन रुद्र प्रताप जी, ठीक है आपकी बात सही है, लेकिन क्या सच नहीं है कि जितने विविधतापूर्ण देश में हम रह रहे हैं, भाषाई तौर पर काफी ज्यादा विवाद भी होता रहा है, ऐसे में अगर उत्तर भारतीय राज्यों की सीटों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी तो देश की एकता को लेकर भी बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। दक्षिण भारत में, खासकर तमिलनाडु में और भी और अन्य राज्यों में ये सवाल तो उठेंगे ना कि हमारी सीटें कम हो गई। आपका सवाल हम समझ गए। आपका सवाल वही सवाल है जो पिछले 50 साल से देश को बताया गया है। भाई अगर मैं कह रहा हूं कि ये समस्या है तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान चर्चा है ना। परिसीमन पे आपने चर्चा सुनी है किसी से? अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की परेशानी है तो इस पे एक कोई समिति बनती ना, एक देश एक चुनाव पे एक समिति बनी थी कि नहीं, पूरे देश में उसने रिपोर्ट सौंपी थी। अगर परिसीमन की व्यवस्था 50 सालों से इसी वजह से रोकी गई है कि साउथ की सीटों और नॉर्थ की सीटों में डिस्टर्बेंस होगा, तो उसके लिए हम प्रयास क्या कर रहे हैं? हम तो सीधा बिल ला रहे हैं ना। बिल लाने के बाद कोई चर्चा का थोड़ी विषय बचेगा। बिल आपने लाया, बिल पास हो गया तो लागू हो जाएगा। जब ये समस्या इतनी महत्वपूर्ण है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि अगर अप्रैल में जो बिल गिरा उसके बाद एक कमेटी बन जानी चाहिए थी ना, कि जो चर्चा करती कि सीटों का अनुपात किस हिसाब से बढ़ता है। और उत्तर का कौन बोल रहा है जरा बताइए तो? दक्षिण के राज्य तो विरोध कर रहे हैं। उत्तर के किसी भी राज्य ने पिछले 50 सालों से ये बात कही है कि परिसीमन क्यों नहीं हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है? किसी ने बोला है? और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि जो देश को में भ्रम फैलाया जा रहा है कि परिसीमन की व्यवस्था विधानसभा में लागू होती है। लोकसभा को छोड़ दीजिए, विधानसभा में भी तो होती है।
तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 50 सालों से परिसीमन क्यों नहीं लागू किया गया? इसमें तमिलनाडु, केरल और आंध्र को क्या दिक्कत हो जाएगी, जरा बताइए। अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा की सीटें बढ़े, बिहार की बढ़े, बंगाल की बढ़े, महाराष्ट्र की बढ़े या किसी भी राज्य की बढ़े, तो दूसरे राज्यों को कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है ना। तो यहां उत्तर दक्षिण की तो लड़ाई नहीं है, तो इनमें 50 सालों से परिसीमन पर रोक लगाई क्यों गई है? तो सवाल ये नहीं है, मैंने क्या कहा कि ये नैरेटिव पैदा किया गया है कि उत्तर और दक्षिण की लड़ाई है। अगर उत्तर दक्षिण की लड़ाई है तो आप एक नाम मुझे बता दीजिए उत्तर भारत के नेता का जिसने ये कहा हो कि परिसीमन लागू कराइए। कारण क्या है? इससे हमारा 50 सालों से नुकसान हो रहा है। नोएडा में 45 लाख 50 लाख की संख्या पे एक सांसद है। कोई आदमी कह रहा है कि इतनी संख्या पे क्यों सांसद हैं? भाई अमित शाह जी ने यही बात बोली है ना संसद में कि इतना गैप हो गया है कि जिसको सही करना हमारी जरूरत है। तो जब जरूरत है तो उस पर संवाद कौन करेगा? आप आदेश ला रहे हैं, बिल का मतलब क्या है कि वो लागू हो जाएगा, उस पर चर्चा कहां हो रही है? अगर चर्चा होनी चाहिए थी तो एक कमेटी बनाई जानी चाहिए थी। वो पूरी कमेटी चाहे उत्तर दक्षिण सारे नेताओं से, वहां के लोगों से, आम जनता से संवाद करती। उस संवाद करने के बाद जो बेहतर विकल्प निकलता उसके आधार पर परिसीमन लागू हो जाता। इसमें बुराई क्या होती है, जरा बताइए। और मैंने कहा कि कोई किसी का नहीं नुकसान होगा। दक्षिण भारत की जो चिंता है वो चिंता इसीलिए है कि संवाद नहीं हो रहा है, बात ही नहीं हो रही है। मैंने क्या इसी पॉइंट पर तो अमित शाह जी को ये बात बोलनी पड़ी थी कि 1 घंटे का टाइम दीजिए, मैं 50% ऐड करवा के ला रहा हूं, क्योंकि ऐड नहीं था ना भाई। क्यों नहीं ऐड था? आप पॉइंट समझिए। क्योंकि आप 50% जैसे ही लिखेंगे वो गैर संवैधानिक हो जाएगा, क्योंकि उसमें जनसंख्या का उल्लेख नहीं है। परसेंटेज क्या होता है जनसंख्या में? तो ये इसी वजह से उसे नहीं लिखा गया था और विपक्ष उस मुद्दे को पकड़ रहा था, तो उन्होंने ये बात कह दी। तो आप एक बात बताइए कि 50 साल से रुकी हुई व्यवस्था जिसमें सांसदों की संख्या, मैंने क्या कहा, वो तो बहुत बड़ा प्रश्न है कि कितने संख्या होनी चाहिए, कितने नहीं होनी चाहिए। तो जो 50 साल की अगर व्यवस्था रुकी हुई है और अगर उसको लागू करना है तो उसके लिए आपको संवाद तो करना पड़ेगा ना। और संवाद में आप करना क्या चाह रहे हैं? आप महिला आरक्षण के नाम पर उसके पीछे छुप रहे हैं। भाई डे फर्स्ट से आपको पता था कि जब तक परिसीमन नहीं होगा महिला आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। ये कौन नहीं जानता? एक बच्चा बता देगा, क्योंकि परिसीमन ही तय करेगा ना कि कौन सी सीटें महिलाओं के लिए होगी, कौन सी सीटें नहीं होगी। वो 543 पे भी करना हो तो भी लागू नहीं होगा। क्योंकि जो लोग कह रहे हैं ना कि पुराने आंकड़ों पे आप लागू क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी नहीं लागू किया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए भी परिसीमन आयोग का बनना जरूरी है। क्योंकि वही तो तय करेगा ना कि कौन सी सीट महिला के लिए रिजर्व होगी। आज भी SC ST सीटें किसके लिए रिजर्व हैं, ऊपर तय करने का अधिकार किसको है? परिसीमन आयोग को है। परिसीमन आयोग अगर नहीं बनता है तभी तो देश में जब से परिसीमन नहीं हुआ है जो सीटें SC के लिए रिजर्व है वो SC ST के लिए रिजर्व है, उसमें भी बदलाव नहीं हो रहा है। तो ये सवाल है कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम इतने आसानी से बढ़ रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि सरकार बिल पास कैसे कराएगी, हम ये नहीं चर्चा कर रहे हैं कि सरकार इस बिल को क्यों पास कराना चाह रही है। भाई इतनी लंबी व्यवस्था में आप किसी से चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जो भी व्यक्ति आज के डेट में, चाहे वो मीडिया में है, चाहे पॉलिटिक्स में, आप किसी में भी आप एक सवाल पूछ लीजिए कि पिछले बिल में क्या क्या था, कोई नहीं बता पाएगा। या अगला बिल आ रहा है उसमें क्या क्या है वो कोई नहीं बता पाएगा। तो सवाल ये है कि ब्लाइंड आप क्यों खेलना चाह रहे हैं? आप ला दीजिए ना सबके सामने कि हम इसी आधार पर करना चाहते हैं। दक्षिण के राज्य बैठे, उत्तर के राज्य बैठे, पूरा देश इस बात को जाने, उसके बाद आप बिल पास कराइए। और महिलाओं की अगर हिमायत की बात आप कर रहे हैं तो अप्रैल में बिल गिरा है, उसके बाद आपने देखा होगा कि जून में 26 राज्यसभा चुनाव हुए हैं सीटों के लिए। 2 महिलाएं केवल चुन कर आई हैं 26 में से 2। अब आप परसेंटेज में उसको कन्वर्ट कर लीजिए। आज देश में 36 राज्यों में से सिर्फ 1 महिला मुख्यमंत्री है और 36 राज्यों में से सिर्फ 1 महिला राज्यपाल है। भाई राज्यपाल की नियुक्ति तो केंद्र सरकार करती है ना, महिलाओं की नियुक्ति कर सकती है कि नहीं कर सकती है? उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल को आप छोड़ लीजिए और रेखा गुप्ता को दिल्ली की मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए। आप बता दीजिए कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री देश में बिल्कुल ये सवाल तो उठ रहा है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि अगर आप महिलाओं को राजनीति में लाना चाहते हैं, उनकी भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपने दल के अंदर भी पहले कोशिश कर सकते हैं कि आप अपने इतनी सीटें, इतने टिकट जो है वो महिलाओं को ही देंगी। तो शुरुआत तो अपने दल से कीजिए। तो इसीलिए सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहा है। रुद्र प्रताप जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा, उसके बाद फिर हम सर्वेश पाठक जी के पास चलेंगे कि इस बिल को लेकर अगर बात हो रही है कि कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी, कुछ दल जो विपक्ष के पहले विरोध कर रहे थे अब वो सरकार के समर्थन में आ सकते हैं। सरकार बिल अगर पास करवा ली जाती है, अगर सरकार को कोई कानूनी अड़चन भी नहीं आती है, तब अगर सरकार क्या खासकर बीजेपी से फायदा उठाने की कोशिश करेगी? जो नए लोकसभा क्षेत्र बनेंगे उसको अपने हिसाब से बनाना,
नहीं, ये इसके बाद उसके ऊपर ये आरोप हमेशा लगेंगे और इस आरोप से भाग नहीं सकती है। कारण क्या है कि जब आप इस चीज को पहले ही मैनिपुलेट कर चुके हैं कि हम इतनी सीटों के साथ आ रहे हैं और आप इतनी सीटों की बात करने लगे हैं, तो इस बात पर सवाल उठेगा ही कि जो परिसीमन आयोग बनेगा या परिसीमन आयोग के जो काम करने का तरीका है वो भी मैनिपुलेटिव होगा, जो कि अब तक नहीं था, क्योंकि परिसीमन आयोग बहुत स्वच्छंद संस्था होती है। वो अपने रिपोर्ट देने के बाद हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, उसका और कोई काम ही नहीं होता है। तो ये आरोप तो लगेंगे ही लगेंगे, जो मैंने क्या कहा कि असम और जम्मू कश्मीर में अभी भी लग रहे हैं, क्योंकि वहां परिसीमन हुए हैं, केवल क्षेत्रों का और बिल्कुल। सीटों का असम में विस्तार तो अभी नहीं। हाल ही में विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं, वहां तो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि मुस्लिम बाहुल सीटों को जानबूझ के घटाया गया, उनमें ऐसे बंटवारा किया गया कि उनकी सीटों की संख्या कम हो गई और उनको एक जगह ही ऐसे रख दिया गया कि कांग्रेस पार्टी के जितने विधायक चुने गए हैं उनमें से सिर्फ एक विधायक को छोड़ दे, बाकी सारे मुस्लिम हैं। देखिए, इसमें यही एक दिक्कत आ रही है कि जैसे परिसीमन क्षेत्र बंटवारे का काम नहीं है, परिसीमन का काम है सीटों को बढ़ाना या घटाना जनसंख्या के अनुपात में। तो जब सीटें बढ़ती या घटती हैं तो क्षेत्र घट और बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए जहां 10 सीटें थी अगर 12 हो जाएंगी तो उसी में से वो क्षेत्र अलग अलग होंगे। लेकिन ये जो परिसीमन कराए गए हैं उसमें सीटें नहीं बढ़ रही हैं, केवल आप क्षेत्र को बदल रहे हैं। तो क्षेत्र बदलने में क्या होता है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार क्षेत्र को बदल लेंगे, जो विपक्ष का आरोप है। और ये आरोप इसलिए जायज हो जाता है क्योंकि भाई आप क्यों नहीं वो काम करने जा रहे हैं जो काम नहीं है, आप अपने उस काम से अलग क्यों जा रहे हैं। सीटें बढ़ती तो क्षेत्र बढ़ता, आप बांटते रहिए, लेकिन आप क्यों बीच में क्षेत्र बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो आरोप लगेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि जब ये सवाल पक्ष और विपक्ष का नहीं है, ये सवाल देश का है कि अगर मान लीजिए जो मैंने आपको बात कही कि जो 2011 की बात करी जा रही है, ये तो सबसे पहले भ्रम ये है कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार हम डिलिमिटेशन करने जा रहे हैं, क्योंकि 2011 के अगर आंकड़ों के हिसाब से होती तो सीटें दूने से जगह अधिक होती, क्योंकि जब लास्ट टाइम में परिसीमन हुआ था 1972 में, तो उस समय देश की जनसंख्या 54 करोड़ थी। अगर हम 11 के डेटा को ले लेते हैं तो 11 में 121 करोड़ की जनसंख्या है, जो कि दूने से अधिक होती है, तो सीटें भी तो दूने से अधिक हो जाएंगी। तो 50% का फॉर्मूला उस जनसंख्या के साथ अटैच करने का लॉजिक नहीं है, एक भ्रम फैलाया जा रहा है। और दूसरे, जब मैं कह रहा हूं कि आपको मार्च में इस देश में नए जनसंख्या के आंकड़े मिलने जा रहे हैं, तो जैसे आपने 50 साल इंतजार किया वैसे 6 महीने इंतजार करिए, 145 करोड़ की आबादी के अनुपात में बनाइए ना, क्योंकि इसके बाद अगला परिसीमन कब होगा जरा बताइए। जो ये लोग जुड़ रहे हैं 11 के बाद, मैं 11 की बात कर लेता हूं, 11 से 26 तक के बीच के जो लोग जुड़ेंगे इनका प्रतिनिधित्व कब मिलेगा, क्योंकि अगला परिसीमन कब होने वाला है देश में। क्योंकि सरकार के इस बिल में ये भी एक प्रावधान है कि जो पहली व्यवस्था थी कि हर जनसंख्या के आंकड़े के बाद परिसीमन कंपल्सरी हो जाता है, उसको कराना है। इस बिल में ये भी एक ऐड है कि ये सरकार के विवेक के ऊपर निर्भर करेगा कि सरकार परिसीमन कराए या सरकार परिसीमन न कराए। तो आप अगला परिसीमन अगर नहीं कराएंगे तो इनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा। तो आप 6 महीने का इंतजार करिए, नए आंकड़े आ रहे हैं, नए आंकड़ों के साथ आप परिसीमन कराइए और उसके आधार पर आप देश चलाइए। 6 महीने की जल्दीबाजी, आप 6 महीने में आप लगभग 25 करोड़ लोगों को क्यों छोड़ना चाहते हैं परिसीमन से। तो ये शंका जो है ये पक्ष विपक्ष से ज्यादा इस पूरे देश को होनी चाहिए, हमको होनी चाहिए, आपको होनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि परिसीमन लोकतंत्र क्या मतलब बीजेपी और कांग्रेस से बनता है, लोकतंत्र हम सब से बनता है ना, तो हमारी भी तो जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमारा प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। और जो ये बात हो रही है कि जैसे आपने पूछा था एक सवाल कि संख्या इतनी हो जाएगी तो वहां लोग बोलने का क्या है। आज एक बात बताइए कि ये व्यवस्था क्यों लाई गई। आप जनसंख्या नहीं नियंत्रण कर पाएंगे तो संसाधन नहीं बनाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि भाई आप इतने जनसंख्या हो गई तो हम हॉस्पिटल नहीं बना रहे हैं, या हम कॉलेज नहीं बनाएंगे, हम रोड नहीं बनाएंगे, हम एयरपोर्ट नहीं बनाएंगे। तो सारी व्यवस्था जनप्रतिनिधियों की संख्या पे आके क्यों टिक रही है। खर्चे की बात आप करिए, यूपीएससी में हर साल 1,000 से ज्यादा सीट निकाल रही है ना, सांसदों से कम खर्चे उनके ऊपर होते हैं क्या। अगर उनकी सैलरी भत्ते उनके सारा जोड़ लिया जाए तो एक सांसद से ज्यादा ही होंगे। आप 1,000 तो उनको हर साल ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। यहाँ तो आपको 5 साल के बाद उनका चुनाव करना होता है ना। तो सवाल ये नहीं है सर, सवाल ये है कि लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए, आपको चीजों को स्पष्ट करना चाहिए। बिल्कुल। जो रुद्र प्रताप जी, करिए। जी समय की कमी है, सर्वेश पाठक जी के पास भी चलते हैं। पाठक जी, अभी रुद्र प्रताप जी जो सवाल उठा रहे हैं उन सवालों पर आपका क्या जवाब हो सकता है। और ये बात तो भी सही है ना कि अगर आप महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं तो शुरुआत अगर आप
खुद की पार्टी खुद के सरकार से करें तो ज्यादा बेहतर होगा। केंद्र सरकार के हाथ में इतना तो है ना कि कितने राज्यों में महिला राज्यपाल बन सकती हैं। बीजेपी के हाथ में, बीजेपी एनडीए के भी 21-22 राज्यों में सरकार है। दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश वाले छोटे से राज्य को छोड़ दें तो कहीं महिला मुख्यमंत्री नहीं है। देखिए वैभव, मैंने पहले भी इसी बात को उठाया। मैंने बंगाल चुनाव का एग्जांपल दिया कि सरकार चुनाव करवाने से पहले ये बिल पास करवाने में फेल हो चुकी थी। उसके पास एक अपर हैंड था कि देखिए हमने तो लाया लेकिन महिलाओं को इन टीएमसी ने पास नहीं होने दिया है, महिला के प्रतिनिधित्व को आगे नहीं आने दिया। आपने उसके अनुसार न तो अपनी पार्टी में टिकट दिए और जितनी भी महिलाएं चुन के आई उसके अनुसार आपने पार्टी में मंत्री भी नहीं बनाया। तो ये तो सरकार हर समय घिर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार को पहले अपने अंदर भी ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप एक तरफ कहते हो कि महिलाओं के लिए मैंने ही ये बिल पास करवाया है, हम मानते हैं और ये सारा क्रेडिट आपको जाएगा ही, क्योंकि बाकी की कोई पार्टी इसके लिए, जो विपक्ष की पार्टी है, तैयार नहीं थी और वो जिंदगी में कभी भी तैयार नहीं होगी वैभव। रही दूसरी बात कि अभी हमारे पैनलिस्ट बोल रहे थे कि वो जो है संविधान का उल्लंघन होगा कि अगर 50% की जो सीमा है वो तय कर दिया जाए, तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं भी क्लैरिटी चाहता हूं कि संविधान में तो संशोधन होते रहते हैं, तो यहाँ पे एक चीज को अगर ये आधार बनाया जाए कि साउथ के राज्यों में जनसंख्या कम हुई है और जिसके लिए उनका ये जो है कि प्रतिनिधित्व कम होगा, लेकिन फिर भी वहां पे 50% सीट दी जा रही है, तो इस बिल में जो 81 की आप बात कर रहे हैं उसमें भी तो संशोधन कर सकती है सरकार। रुद्र जी, जो संविधान में संशोधन आप कर सकते हैं, लेकिन संविधान का जो मूल भावना होती है उसमें छेड़खानी नहीं कर सकते आप, उसमें छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। उसका फंडामेंटल ये है कि जो परिसीमन का जो आधार है वो जनसंख्या होगा। जनसंख्या में आप दक्षिण को, मैंने क्या कहा कि दक्षिण को आप कम संख्या पे एक सांसद दे सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि वहां के सांसदों की संख्या 10 लाख पर आपने कर दी कि 10 लाख की संख्या पर दक्षिण राज्यों में एक सांसद होगा, और वही संख्या आप जब उत्तर में आते हैं तो उसकी संख्या 15 लाख पे कर सकते हैं। लेकिन उसका आधार आपको जनसंख्या देना पड़ेगा। एक और आधार होता है उत्तर दक्षिण से अलग, जिसपे लोगों का ध्यान नहीं है। पर्वतीय राज्यों को एक अलग छूट मिलती है सांसदों की संख्या में, उनकी संख्या इस अनुपात में नहीं तय की जाती है। कई ऐसे सांसद हैं देश में जो 1 लाख 1.5 लाख की संख्या पे, क्योंकि पर्वतीय राज्य की जनसंख्या बाकी हिसाब से बहुत कम होती है, तो उनकी संख्या कम पे ली जाती है। तो ये प्रोविजन करने की व्यवस्था सरकार के पास है, लेकिन आप प्रो डेट जैसे अनुपात में नहीं दे सकते हैं कि वैसे मैं आपकी 4 सीट बढ़ा देता हूं, आपको 50% दे देता हूं, आपको 40%। आपको ये आंकड़े जनसंख्या पर ही लाने पड़ेंगे कि इतनी जनसंख्या पे उत्तर को दी जा रही है, उतनी पे दक्षिण को दी जा रही है, या इतनी पे आप पर्वतीय राज्यों को दे रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला सब जगह लगाना पड़ेगा आपको ना। क्योंकि अगर उत्तर को भी आप देखेंगे तो उत्तर में भी अलग अलग राज्यों का जनसंख्या का जो अनुपात है अलग तरीके से बढ़ा है। अगर आप दक्षिण में देखें तो वहां पर जनसंख्या का भी अनुपात अलग अलग तरीके से, तो आप ऐसे नहीं दे सकते। अब केरल को अगर आप जस्ट 50% देते हैं तो उसको बहुत फायदा होता है, बाकी राज्यों को अगर आप नहीं देते हैं, जैसे अब उत्तर प्रदेश बिहार को अगर 50% देते हैं तो उनको बहुत नुकसान हो रहा है। कारण क्या है कि उनकी जनसंख्या जस्ट 3 टाइम हो गई है। अगर आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो 72 की जनगणना के परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 3 गुना से ज्यादा बढ़ी है, तो उनको 50% अगर आप देंगे तो उनको बहुत नुकसान होता है। तो इसलिए आपको ये कॉम्बिनेशन जनसंख्या पे लाना पड़ेगा और इसमें आपको बैठना पड़ेगा, सारे लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। क्योंकि आपको क्या लग रहा है, इस बिल को पास होने के बाद जैसे सीटें तय हो जाएंगी, आप देश के अंदर जो इसके प्रति अविश्वास पैदा होगा उसको झेल पाना सरकार के पास का थोड़ी है। अभी तो लोग सोच रहे हैं इस बात को, क्योंकि जैसी सीटें आएंगी और जैसे ये अविश्वास पैदा होगा कि भाई आप बड़े बड़े लोगों की सीटें महिला कर देंगे, जो अभी बात चल रही है कि भाई जो बहुत बड़े बड़े नेता जो हैं जिनकी परंपरागत सीट है 5 बार 6 बार से चुन कर आ रहे हैं, उसको आप महिला कर देंगे। तो ये सारी जो आशंका है इसको दूर करने के लिए सबके साथ आपको बैठना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि हम कैसे करना चाह रहे हैं। बिल पास करा के सीधे आप लागू करना, आप देखिए किसान आंदोलन में क्या हुआ, आप बिल पास कराते हैं 1 साल के बाद वही बिल आपको वापस लेना पड़ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो भी स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि ये लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूत करने के लिए बिल लाया जा रहा है,
सांसदों की संख्या तय करने के लिए लाया जा रहा है। तो इस पे चर्चा व्यापक होनी चाहिए, खुले मंच से होनी चाहिए और सबको स्पष्ट होना चाहिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जी। सर्वेश पाठक जी, बातचीत के आखिर में कुछ कहना चाहते हैं? है कि चर्चा अगर होगी तो बाकी की ये जो पॉलिटिकल पार्टी है विपक्षी, ये तब पर भी मानेंगे? ये तब पर भी नहीं मानेंगे रुद्र जी। वो उनका जो अपना स्टैंड है वो हर समय वही रखेंगे। चाहे सरकार पहले, हर पार्लियामेंट सेशन से पहले तो चर्चा होती है कि भैया पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी आपकी भी है, तो क्या वो चलने देते हैं? यहाँ पे वो अपनी राजनीति की रोटियां सेकेंगे, सरकार अपनी राजनीति की रोटियां सेकेंगी। मेरा ऐसा ही अनुमान है और ऐसा होता आया, अभी तक तो हम वही देखते आए हैं। तो यहाँ पे चर्चा नहीं होना एक इसका कारण नहीं है कि इसके कारण जो विपक्षी पार्टी नाराज है। चर्चा होने के बाद भी वो उसी स्टैंड पे रहेंगे। चलिए, चर्चा विपक्षी पार्टियों और पक्ष की नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सबका जिम्मेदारी है। हम और आप नहीं जानना चाहते कि हमारी सीटें कितनी होने वाली हैं, हम आप भी तो जानना चाहते हैं, क्योंकि ये हमसे जुड़ा हुआ मामला। यहाँ पक्ष विपक्ष तो है ही नहीं, यहाँ हम अपनी आशंका कह रहे हैं। हम खुद जानना चाह रहे हैं कि आखिर सरकार करना क्या चाह रही है, क्योंकि यहाँ आप पक्ष विपक्ष से थोड़ी देश चलता है भाई। हम स्टेक होल्डर हैं, हम जनता हैं, वोटर हैं। हमको भी तो पता होना चाहिए कि हमारे वोट की कीमत क्या है भाई। इस देश का सिद्धांत तो ये कहता है एक वोट की एक वैल्यू होती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी व्यक्ति होता है। तो अगर आप संविधान की मूल को ही छेड़छाड़ कर देंगे, उसी की वैल्यू खत्म कर देंगे, तो फिर लोकतंत्र का क्या अस्तित्व है? तो राष्ट्रपति से संविधान की मूल बातें से तो यहाँ छेड़छाड़ होगी भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस को अगर बीजेपी घेरती है 42वें संविधान संशोधन पे, तो इसीलिए घेरती है कि आपने संविधान की आत्मा को ही मार दिया था। तो यहाँ पे चर्चा होगी तो पार्लियामेंट में चर्चा होगी, वही तो हम आपको और सामान्य नागरिक को दिशा देता है कि भैया देश में क्या चल रहा है, सरकार की मंशा क्या है। लेकिन वहां पे विपक्ष चर्चा ही नहीं होने देगा। चलिए, तो सर्वेश पाठक जी आपकी बात समझ चुके हैं सर, आप क्या कहना चाहते हैं? रुद्र प्रताप जी, आपकी भी बातें बहुत अच्छे से आपने समझाया कि परसीमन को लेकर क्या क्या अड़चने आ सकती हैं, सरकार की क्या मंशा हो सकती है। हालांकि मंशा के बारे में तो कोई बता नहीं सकता कि अंदर खाने क्या चल रहा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप वन इंडिया के साथ जुड़े, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें साझा की हैं दर्शकों के साथ। तो फिलहाल मानसून सत्र को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं, विपक्ष अलग आशंकाओं से घिरा हुआ है, उसे अलग तरह का डर सता रहा है कांग्रेस पार्टी को कि क्या करने जा रही है सरकार। तमाम दलों में टूट हुई है, सरकार 2/3 बहुमत जुटा रही है, उसके क्या क्या बिल आ सकते हैं, ऐसी तमाम बातें हो रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिखी है और उनसे पूछा है कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए, उस बैठक में आप हमें बताइए कि आप करने क्या जा रहे हैं। देखते हैं सरकार क्या कुछ करती है। जो भी नई जानकारी, नई अपडेट आएगी मानसून सत्र से जुड़ी हुई, इस परसीमन बिल को लेकर जो चर्चाएं होंगी उससे जुड़ी हुई, वो तमाम खबरें आपको वन इंडिया पर लगातार मिलती रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.